अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने अपने पेज पे आपको कहीं आइकॉन्स यूज़ करने हों तो उसके लिए आप लाइब्रेरीज भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आप इमेजेस डाउनलोड करते हैं और इमेज डाउनलोड करके फिर आप वो लगाते हैं, तो आप उनके लिए लाइब्रेरीज भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल की लाइब्रेरी भी है, बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी भी है आपके पास। जी, मैं अब एंड पे लगा दूंगी रोल नंबर 37। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास, इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है क्योंकि आप इन्हें ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये आपके पास आइकॉन्स गिवन होते हैं, ये आप कहाँ लगाते हैं? ये जब आप यूज़ करते हैं ना, अपना फॉर्म बनाते हैं, तो वहाँ जब आपने एड्रेस लेना होता है किसी से तो आप ये इनवेलप वाला लगा देते हैं। जब आपने किसी का फ़ोन नंबर लगाना होता है तो वो मोबाइल, जब आपने किसी का नेम लेना हो तो आप पर्सन। इस तरह से आप ये इमेजेस भी अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सर्च बॉक्स के अंदर इमेज यूज़ करना बताया था कि उसके लिए आप जो है ना वो लगा सकते हैं। इसके लिए आपने ये आपके पास कह लें कि ऑनलाइन जैसे सीडीएन, इसे बोलते हैं सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, जब आप किसी भी फाइल को ऑनलाइन यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें उसका सीडीएन चाहिए होता है, तो ये इसका सीडीएन है। वैसे जब हम एक्सटर्नल फाइल लगाते हैं, आपको पता होगा एक्सटर्नल स्टाइल शीट लगाते हैं, तो हम भी कुछ इसी तरह से लिखते हैं, लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, और HEREF में क्या होता है, उस फाइल का नाम होता है, वो फाइल का नाम एक्सटर्नल डॉट CSS जैसे मैंने लगाया था। लेकिन यहाँ पे ये मेरी फाइल जो है ना ये ऑनलाइन पड़ी हुई है। ठीक है, ये ऑनलाइन पड़ी हुई है, ये बूटस्ट्रैप वालों की लाइब्रेरी यूज़ की हुई है मैंने CSS की, तो ये वो उस फाइल का पाथ है। ठीक है, लगा ये वैसे ही है, लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट HREF। ठीक है, उसके बाद जब हम इसे यूज़ करते हैं, आइकॉन्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए आपने आई का टैग लगाया मैंने। ठीक है, और हमें इस क्लास, ये क्लास और ये वो आइकॉन का नाम है। ठीक है, क्लास का नाम है ग्लिफ आइकॉन और ये उस आइकॉन का नाम है। हमने यहाँ पे लगाया, ये बूटस्ट्रैप के ओरिजिनल आइकॉन्स हैं। ठीक है, ओरिजिनल। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है आई क्लास इक्वल टू ग्लिफ आइकॉन, स्पेस डाल के उस आइकॉन का नाम यानी क्लाउड। और अगर आप इसको देखें तो आपको सबसे पहले क्लाउड बना हुआ नजर आएगा। ये देखें, ये छोटा सा, क्योंकि इसका आर्म साइज जो है वो इतना ही है जो उसकी लाइब्रेरी के अंदर है। इसी तरह से आप अगला देखेंगे तो फिर क्लास ग्लिफ आइकॉन और आइकॉन जब लगाया हुआ है वो है रिमूव, तो वो आप देखेंगे क्रॉस का साइन आपको नजर आ रहा होगा। सिर्फ इतना लिखने से, मतलब आपने कोई इमेज वगैरह नहीं यूज की यहाँ पे, ये ऑलरेडी कहाँ पे एंटर लिखी हुई है, ये आपके पास इस लाइब्रेरी के अंदर बूटस्ट्रैप की ये CSS फाइल के अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं। सिर्फ आपको इनके नाम याद होने चाहिए और इस क्लास का नाम। ठीक है, ये क्लास इसमें बना के रख दी गई है। ठीक है, तो हम इसको ये थम्स अप से आप देखेंगे, ये आ रहा है साइन। ठीक है, तो ये पहले से बनाई हुई है, हम इन्हें यूज कर लेते हैं। फिर हम चाहते हैं कि हम इनके साइजेस या कलर चेंज करें, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए चूंकि ये है एक्सटर्नल CSS, तो हम लगा देते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में देखें आपने वही, यहाँ तक तो वही चीज है, लेकिन आगे आपने क्या किया, स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट साइज 24 पिक्सल। आपने इसका यानी इसका साइज चेंज करना है तो आपने फॉन्ट साइज चेंज किया है। ठीक है, तो उससे ये क्या हो रहा है देखें, पहले आम ओरिजिनल इसका इतना साइज था, आपने इसका साइज मजीद जो है ना वो बढ़ाते गए, तो वो आपने, क्योंकि आपको पता है कि इन लाइन CSS का जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो साइज इसका ये वाला नहीं चलेगा, फिर यहाँ से इसका साइज चला। ठीक है, क्योंकि ये किस में लिखा हुआ है, ये इनलाइन CSS में लिखा हुआ है, और ये आइकॉन कहाँ से आ रहा है, आइकॉन एक्सटर्नल CSS से आ रहा है। इसी तरह आप इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनके कलर्स क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, और आप चाहें तो फिर इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट में इनके कलर्स ब्लैक एंड वाइट है। ठीक है, तो इसके लिए बस ये लाइब्रेरी आपको पता होनी चाहिए और ये क्लास और क्लास का नाम, और आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप बूटस्ट्रैप से यूज़ करें, आप इन्हें गूगल क्लासरूम से भी यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, क्लासरूम बोले, गूगल के आइकॉन्स।
ठीक है, गूगल की आइकॉन की लाइब्रेरी से भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं। उसका जो पाथ है वो ये है, सिर्फ पाथ यहाँ पे चेंज हो सकता है। ठीक है, पाथ यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक, और उनकी क्लास का नाम भी चेंज हो जाता है। उसकी क्लास का नाम है मटेरियल आइकॉन्स। ठीक है, हमें क्लास ऐड करनी होती है और यहाँ आई टिक के टैग के अंदर हमें फिर बताना पड़ता है कि हम कौन सा आइकॉन यूज करना चाहते हैं, उसका नाम। वहां पे सिंटेक्स क्या था कि हम क्लास के नाम के साथ ही स्पेस डाल के आइकॉन का नाम लिखते थे, लेकिन यहाँ पे सिंटेक्स क्या है कि हम यहाँ पे अंदर बताते हैं कि कौन सा आइकॉन हमारा यूज होगा। जैसे ये क्लाउड, ठीक है, क्लाउड लगाने से आप देखें, क्लाउड लिखने से क्या होता है, क्लाउड का आइकॉन बन जाता है। ये क्लाउड का आइकॉन बन गया। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरह से फेवरेट लिखने से ये हार्ट का, इसी तरह से अटैचमेंट लिखने से अटैचमेंट का। ठीक है, तो ये इनके नाम हैं जो कि इन लाइब्रेरीज के अंदर पड़े हुए हैं, ये गूगल की लाइब्रेरी के अंदर। फिर आपने इनके अगर साइजेस चेंज करने हैं तो वही तरीका है। स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, कलर चेंज करना, ये चीज़ आप इनलाइन CSS में लिख देंगे तो इसका जो प्रेसिडेंस है, इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी तो साइज वो यहाँ से लेगा। ठीक है, आइकॉन यहाँ से बन जाएगा और साइज और कलर यहाँ से ले लेगा। इस तरह से आप अपनी फाइल के अंदर जो है वो आइकॉन्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी एक लाइब्रेरी है, ये 3 लाइब्रेरीज है यहाँ पे बनी हुई, जिनका सिर्फ आपको जो है ना वो ऑनलाइन पाथ का पता होना चाहिए और उनकी क्लासेस के नेम। ठीक है, ये फॉर लाइब्रेरी है एक, जो आइकॉन्स आपको देती है। इसके लिए भी आई क्लास इक्वल टू फॉर, ये फॉर की क्लास है, और फॉर डैश क्लाउड ये आइकॉन का नाम है। ठीक है, सिंटेक्स थोड़ा सा सिंटेक्स सेम है, सिर्फ क्लासेस के नाम फर्क है। ठीक है, टैग वही है, आई का टैग आइकॉन्स लगाने के लिए, आई का टैग भी आई का है तीनों में, सिर्फ क्लास का नाम डिफरेंट है। एक में ग्लिफ आइकॉन है, एक में फा है। ठीक है, और आगे जो है ना जो गूगल वाले हैं उनमें हम यहाँ पे लिखते हैं अपने आइकॉन का नाम, और इनमें बूटस्ट्रैप में और फा में हम जो है वो क्लास के नाम के साथ ही स्पेस डाल के लिख देते हैं। ठीक है, तो इनकी PDF फाइल्स भी अवेलेबल है। अगर आपको ये नाम नहीं पता ना, क्योंकि ये नाम तो हम सारे याद नहीं कर सकते, इवन आप गूगल पे लिखेंगे ना फॉर लाइब्रेरी फॉर आइकॉन्स .pdf तो आपको सारी बता देगा कि इस PDF दे देगा कि फॉर क्लाउड से किस तरह का आइकॉन बनता है, इस तरह इससे किस तरह का आइकॉन बनता है, तो वहां से आप इनके नाम जो है ना वो इजीली देख सकते हैं। ठीक है, वैसे इनके नाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव ही रखे हुए हैं कि जिस तरह का नाम है उसी तरह का आइकॉन बनता है। ठीक है, फॉर कार से देखें कार ही बनी थी, ये देखें फॉर कार लिखा हुआ है तो कार ही बनी है। ठीक है, तो इनके नाम जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव है। तो ये हमारे पास 3 लाइब्रेरीज हैं जो आइकॉन्स के लिए हम यूज कर सकते हैं रन टाइम पे। अगर हमें आइकॉन आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने इन्हें जो है ना ऑनलाइन भी यूज करना है, इन्हें डाउनलोड की भी ऑप्शन होती है इन लाइब्रेरीज को, आप इन्हें डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें। तो ये आपकी ऐसी बिहेव करेंगी जैसे आपकी एक्सटर्नल CSS होती है, फिर आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिस्पॉन्सिव वेब। रिस्पॉन्सिव वेब, रिस्पॉन्सिव वेब क्या होती है हमारे पास? ठीक है, पहले मैं आपको इसके कुछ दिखा देती हूँ। जैसे ये है, ये इस तरह का लेआउट है। जैसे ही हमारे मोबाइल की स्क्रीन, यानी ये हर तरह की ऐसी वेबसाइट जो हर तरह की स्क्रीन के ऊपर अपने आप को एडजस्ट कर ले, उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेब। ठीक है, जैसे ये देखें, अब देखिएगा साइज कम हो रहा है ना, तो ये कैसे एडजस्ट करते हैं। अभी साइज मजीद, स्क्रीन छोटी हो रही है ना, अब ये मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाएगा। अभी तक एडजस्टमेंट हो रही है, अब देखें यहाँ पे आके फौरन चेंज कर लिया इसने, अपना लेआउट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया खुद ही। क्या किया, ये जो हमारे पास मेन्यू बार लगी हुई है वर्टिकल, इसको हमने विड्थ दे दी 100%। ठीक है, वो नोट कीजिएगा, इसकी 100% विड्थ होगी। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन छोटी हुई ना। फिर हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास ये डिफ लगा हुआ है ग्रीन कलर का, इसकी भी विड्थ 100% कर दी, और ये जो बॉक्स लगा हुआ है अबाउट का, इसकी विड्थ भी 100%। यानी जैसे ही हमने इस स्क्रीन को टच किया, यानी इस साइज की स्क्रीन को, जो कि सो कॉल्ड एक मोबाइल फोन की स्क्रीन होती है, तो हमने क्या कर दिया, इनकी विड्थ जो है वो 100% कर दी। क्यों? इसलिए कि अदरवाइज क्या होता कि हमारे मोबाइल में यहाँ स्क्रोलिंग आ जाती, ये
हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग आ जाती, क्योंकि हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग जो है ना वो इतनी मतलब एक अच्छी चीज़ नहीं है कि यूज़र हॉरिजेंटली भी स्क्रॉल करे, ठीक है। और एक ऐसी वेबसाइट जिसे आपने रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया, जब आप उसे मोबाइल फ़ोन पे ओपन करते हैं तो क्या होता है कि उसके सारे कंटेंट जो है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं और उसके हॉरिजेंटल भी जो है ना वो आ जाती है स्क्रॉलिंग, वो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो डेट्स वाई आपके जो वेब पेजेस हैं उन्हें आपको रिस्पॉन्सिव भी बनाना चाहिए, ताकि वो हर तरह की स्क्रीन के ऊपर अपने आप को ऑटोमेटिकली क्या कर लें, एडजस्ट कर लें, ठीक है। ये छोटी स्क्रीन के ऊपर भी एडजस्ट हो रहा है, इससे छोटी स्क्रीन होती नहीं है, तो ये हर तरह की स्क्रीन, जैसे इतनी स्क्रीन आई तो ये एडजस्ट कर रहा है अपने आप को ऑटोमेटिकली, ठीक है। छोटी स्क्रीन के ऊपर भी पेज खुद ही एडजस्ट हो जाता है। और अगर एक ऐसा पेज जिसे हमने रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया, वो छोटी स्क्रीन के ऊपर जाके क्या करता है, जैसे लास्ट टाइम हमने एक पेज बनाया था फ्लोट का, ये इसको हम देखते हैं कि ये छोटी स्क्रीन के ऊपर क्या करता है। ये देखिए पेज ही गायब, हमने चूंकि इसे रिस्पॉन्सिव ना बनाया हुआ, तो ये देखिए कंटेंट ही खत्म हो गया, ये ऐसे हो जाए, ठीक। इसी तरह से एक और पेज है हमारे पास, ये होम पेज बनाया, ये एक वेबसाइट का होम पेज है, ठीक है। ये देखिए ये इसके ऊपर मेन्यू बार है, ये लगी, ठीक है। और ये भी दो ये लोगो लगा हुआ है, ये मेन्यू बार है। इस तरह से मैंने आपका डिज़ाइन बन, अब ये स्मॉल जैसे इसको छोटा, ये देख रहे हैं स्कैटर्ड हो गए कंटेंट्स, आप देख रहे हैं इसकी होम न्यूज़ अबाउट ये कहाँ आ गए, एक एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए हैं, ओवरलैप। और इसके ये दो बटन्स देखें, ये दो बटन्स ये भी ओवरलैप हो गए। हालांकि क्या होना चाहिए था, इसकी मेन्यू बार को वर्टिकल हो जाना चाहिए था, इसके कंटेंट्स भी जो है ना उनको भी किसी तरह से एडजस्ट होना चाहिए। और जो वेब क्रिएशन लिखा हुआ था वो देखें वो कहाँ चला गया, ठीक है। तो ये एक ऐसा वेब पेज है जो कि रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये सिर्फ जिस जिस स्क्रीन के लिए डिज़ाइन किया गया है ये सिर्फ उसी स्क्रीन के ऊपर काम कर रहा है सही, ठीक है। सिर्फ उसी स्क्रीन के ऊपर सही काम कर रहा है, ये बाकी स्क्रीन के ऊपर, स्मॉल साइज स्क्रीन के ऊपर ये सही वर्क नहीं करता, इसका लेआउट क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और एक और पेज देख लेते हैं, जैसे ये एक पेज, ये रिस्पॉन्सिव है पेज, ठीक है। अब ये स्मॉल स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली देखें ऐसे पेज है स्टार्ट में, जैसे ही स्क्रीन का साइज चेंज होगा, अभी एडजस्ट कर रहा है खुद को, एडजस्टमेंट हो रही है इसकी, जैसे ही स्क्रीन का साइज मोबाइल स्क्रीन टच करेगा तो ये क्या करेगा, ये देख, ये देख, अभी भी कंटेंट स्कैटर्ड नहीं हुए इसके, इसने खुद ही एडजस्टमेंट ले ली है, कंटेंट नहीं स्कैटर्ड करने दिए। हुआ क्या है, हम जैसे ही मोबाइल स्क्रीन को टच किया, हमने ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला, इन तीनों को विड्थ 100% दे दी। क्यों? क्योंकि इन तीनों पोर्शंस की एडजस्टमेंट ही मुश्किल थी, ठीक है। क्योंकि ये से छोटी स्क्रीन पे पूरे नहीं आ रहे थे, तो हमने इनको क्या करते हैं, हम 100% विड्थ दे देते हैं, फिर इस तरफ स्क्रोलिंग आ जाती है, उसका कोई इश्यू नहीं है, ये तो स्क्रोलिंग होती है वैसे भी आम, ठीक है। तो ये पेज क्या है, रिस्पॉन्सिव है, जिसके कंटेंट जो है वो स्मॉल स्क्रीन के ऊपर भी क्या हो गए, एडजस्ट हो गए, ठीक। तो ये तो होगी रिस्पॉन्सिव वेब, ठीक है, आपको आइडिया हो गया होगा कि रिस्पॉन्सिव वेब कैसी होती है। अब हम ये किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते कैसे हैं, वो चीज़ पढ़ने लगे। उसके लिए हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम क्या यूज़ करते हैं, अब ये लिखा हुआ वही है, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज अबाउट यूजिंग HTML CSS to automatically resize, hide, shrink or enlarge a website to make it look good on all type of devices like desktop, tablet and mobile phones। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझा दी। उसके लिए सबसे पहले तो आपने ये एक टैग लगाना है, ठीक है। ये आपने कहाँ पे लगाना है, अपने हेड सेक्शन के अंदर, ठीक है। जब आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना रहे होते हैं तो आपने एक मेटा का जो टैग है वो एम्बेड करना है। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे इसमें मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट,
व्यू पोर्ट कहते हैं आपकी ये स्क्रीन को, ठीक है, जो जिसका जितना साइज होता है, मोबाइल फोन का आपको पता है स्मॉल साइज होता है, उसकी व्यू पोर्ट का साइज कम होता है, जो आपके पास आपका टैबलेट है उसका साइज ज़्यादा होता है, और जो आपके पास आपका लैपटॉप है उसका उससे ज़्यादा, जो आपके पास डेस्कटॉप वगैरह, इस तरह से साइजेस स्क्रीन साइज को ये डिपेंड करता है। कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, डिवाइस की जितनी विड्थ है, यानी आपकी विड्थ जो होगी, जब हम विड्थ 100% लिखते हैं ना, तो डेट्स मीन 100% का मतलब ये होगा कि वो मोबाइल की विड्थ हो, यानी सॉरी स्क्रीन की विड्थ। अगर मोबाइल है, मोबाइल छोटा है, तो उसका 100% छोटा होगा, ठीक है। अब वो जो पेज था जो मैंने आपको दिखाया एक, जिसमें ऊपर मेन्यू बार थी और वो श्रिंक हो गया कंटेंट, हालांकि मेन्यू बार की उसमें भी विड्थ 100% थी, मेन्यू बार की विड्थ 100% थी, लेकिन उसमें ये नहीं बताया था कि ये जो जिस टाइप की स्क्रीन होगी उसी स्क्रीन का 100%, ना कि ये कि जिस टाइप के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। यानी जिस टाइप की स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले हो रहा है पेज, उसी स्क्रीन का 100%। उससे क्या होगा, उससे जब हम विड्थ देंगे किसी चीज को 100%, तो अगर बड़ी स्क्रीन है तो वो बड़ी स्क्रीन का 100% कंसीडर होगा, अगर वो छोटी स्क्रीन है तो फिर छोटी स्क्रीन का 100% कंसीडर होगा। एक तो ये बताना पड़ता है हमें ये, और दूसरा हमें इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0। इनिशियल स्केल का क्या मतलब होता है, this define the scale of the website, this parameter set the initial zoom level which mean 1 css pixel equal to 1 viewport pixel, ठीक है। ये इनिशियल स्केल का मतलब ये है कि आपने ये बताना है कि 1 CSS पिक्सल इक्वल टू 1 व्यू पोर्ट पिक्सल, यानी स्क्रीन का एक पिक्सल और जो हमारी CSS का एक पिक्सल हमने जो बताया होता है ना, हम लिखते हैं ना 2 पिक्सल, ठीक है, स्क्रीन साइज 2 पिक्सल, ये हाइट 300 पिक्सल, ये जो है वो फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं विड्थ। मैम डिफरेंट स्क्रीन पे पिक्सल का साइज डिफरेंट होता है क्या? नहीं, पिक्सल का साइज तो डिफरेंट नहीं होता, लेकिन स्क्रीन के जी। ऊपर जो पिक्सल, आप कह लें कि पर एरिया के ऊपर जो पिक्सल की डेंसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। जो स्मॉल साइज स्क्रीन होगी उसके पर स्क्वायर कह लें एरिया के ऊपर जो पिक्सल की डेंसिटी होगी वो डिफरेंट होगी, और जो दूसरी स्क्रीन होगी उस पर डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये इसको एक किस्म का हमारे, आप कह लें वेब पेज को ये बताया जा रहा है कि 1 CSS पिक्सल इक्वल टू 1 व्यू पोर्ट पिक्सल, ठीक है। यानी CSS का एक पिक्सल जो आपने यहाँ पे बताया गया है, जब आप लिखते हैं ना 2 पिक्सल, तो वो व्यू पोर्ट के भी 2 पिक्सल हों, चाहे वो व्यू पोर्ट फिर मोबाइल की हो, चाहे वो व्यू पोर्ट जो है ना मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर पिक्सल जो है वो आपके उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और जो आपके पास लैपटॉप है उसके ऊपर डेंसिटी जो है वो पर एरिया पे कम होगी, तो ये उसके हिसाब से एडजस्टमेंट। लेकिन इतना लिखने से आप ये नहीं कह लेंगे कि आपका पेज ऑटोमेटिकली जो है वो कर जाएगा, ठीक है। ये तो सिर्फ बताना है कि इस स्क्रीन का 1 पिक्सल जो है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 300 पिक्सल, वो इसी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो, और जो बड़ी स्क्रीन है उसके हिसाब से। इस तरह से विड्थ, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो बड़ी स्क्रीन है उसकी 100% विड्थ उस स्क्रीन की 100% होगी, ठीक है। और जो छोटी मोबाइल की स्क्रीन है उसकी भी फुल विड्थ यानी उसी स्क्रीन का 100% होगी, यानी हर किसी की स्क्रीन जो है क्योंकि साइज डिफरेंट है, जो 100% हमने लिखा हुआ है डेट्स नॉट मीन कि अगर हमने वो लैपटॉप पे बनाई है तो वो हमेशा लैपटॉप का ही 100% ले, जैसा कि वो अभी आपने पेज के ऊपर देखा, ठीक है। अगर वो इसके ऊपर ये टैग लगाया होता तो कम से कम जहाँ पे 100% विड्थ दी हुई है ना, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती, ठीक है। वो जो मैंने अभी आपको बताया उसमें क्या हो रहा था कि वो मोबाइल का 100% नहीं ले रहा, वो लैपटॉप का 100% कंसिडर कर रहा था, ठीक है। लेकिन इतना ये टैग ऐड करने से फुली रिस्पॉन्सिव नहीं बन जाएगी, ठीक है। इससे सिर्फ व्यू पोर्ट का हम बताते हैं, विड्थ का बता रहे हैं, और हम अपने पिक्सल का बता रहे हैं। फिर एक तरीका तो ये होता है कि आप ये PX यूज ही ना करें, ठीक है। आप उसके साथ जहां पे भी आप हाइट और विड्थ दें, तो उसके साथ आप जो यूज करें ना, आप वहां पे यूज करें, जैसे यहाँ पे तो 100% दिया हुआ है ना, एक तो आप ये परसेंटेज यूज करें, ठीक है, परसेंटेज।
उससे क्या होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने जो विड्थ है, जो विड्थ लेनी है वो स्क्रीन की लेनी है, ठीक है, हाइट और विड्थ, तो आप उसके लिए परसेंटेज यूज करें। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं होता हमारे पास कि हम हर जगह जो है वो वैल्यूज परसेंटेज में ही दें, ठीक है। एक तो ये भी वो कहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इमेजेस वगैरह को जो हाइट और विड्थ है ना वो परसेंटेज में दें, लेकिन ये एक तरीका तो है, लेकिन ये मतलब पॉसिबल नहीं होता ऐसे कि हर चीज को हम ये, या वो कहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए जो इमेजेस वगैरह हैं उनको हाइट दें परसेंटेज में, और जो फॉन्ट साइजेस हैं उनको आप VW में दें, व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। इनको आप पिक्सेल्स में दें ही ना, आप इनको वैल्यूज दें 10 व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। तो ये VW का मतलब होता है व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक। 1 व्यू पोर्ट विड्थ इक्वल टू 1% ऑफ द व्यू पोर्ट, ठीक है। और 0.5 जो है ना वो 50%, ठीक। लेकिन ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम जगह जगह टेक्स्ट साइजेस को व्यू पोर्ट से, क्योंकि ये फिर हमारे लिए कंसीडर करना जरा मुश्किल हो जाती है चीज कि हम हर जगह पे व्यू पोर्ट विड्थ दें, यानी ये भी परसेंटेज ही है एक किस्म से, लेकिन ये टेक्स्ट साइजेस यानी टेक्स्ट के लिए है, ठीक। एक तो ये आपने मेटा टैग ऐड करना है, दूसरा ख्याल रखना है कि आप जो है ना जब मेटा टैग ऐड करें तो फिर आप जो अपनी साइजेस हैं वो परसेंटेज या VW में दें, ठीक है। मैम लेकिन मैम जो स्क्रीन लेफ्ट और राइट स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देती है वो जी फिर जी 100 व्यू व्यू विथ से सेट हो जाएगी? हाँ, वो फिर हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग नहीं आएगी उसमें, वर्टिकल तो आएगी, यस मैम, वो तो आएगी। वर्टिकल तो आएगी, फिर हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग नहीं आएगी, ठीक हो गया मैम, ठीक है। थैंक यू। या इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है मीडिया क्यूरी लिखें आप, ठीक है। उसमें बेशक फिर आप ये दोनों चीजें कंसीडर ना करें तो कोई मसला नहीं है, यानी आप जरूरी नहीं कि विड्थ जो है वो परसेंटेज, या जो आपने जहाँ पे टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है, इमेजेस का साइज बड़ा करना है तो आप परसेंटेज में लिखें, और टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है तो आप VW में लिखें, ठीक है। उसमें फिर आप मीडिया क्यूरी लिख लेते हैं, वो सबसे आसान तरीका है किसी भी वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ठीक है। वो कैसे लिखते हैं, मीडिया क्यूरी ऐड करने से पहले वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी आप लाजमी यूज करें, ये हमने बहुत पहले से यूज करना शुरू कर दी थी, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन आज आया स्लाइड्स में, लेकिन ये हमने पहले से यूज करना शुरू कर दी थी जब मैंने आपको पैडिंग बताई थी कि आप चूंकि जब बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी यूज करें उससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा हाइट और विड्थ जो है वो नहीं आती, अगर आप पैडिंग दे रहे हैं तो आपने जो हाइट और विड्थ सेट की है उसी के अंदर एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्चुअल में रिस्पॉन्सिव बनाने टाइम ये यूज करें कि आप जो है ना वो बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स रखें, ताकि आपका जो ब्राउजर है ना वो एक्स्ट्रा हाइट और विड्थ जो है वो कंज्यूम ना करे, ठीक है। तो वो क्या हो जाए उसी हाइट और विड्थ के अंदर ही एब्जॉर्ब वो चीजें, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही लगाना सिखाई हुई है। फिर रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है मीडिया क्यूरी, मीडिया क्यूरी, ठीक है। आप मीडिया क्यूरीज लिखें, मीडिया क्यूरी क्या होती है, इसके लिए हम ना जो हमारी CSS है ना उसके लिए हम लिखते हैं कि अगर तो यानी CSS ही अलग कर देते हैं, हर तरह की स्क्रीन साइज के लिए CSS क्या कर दी अलग, ठीक है। जैसे ये मीडिया क्यूरी लिखी हुई है, इसे कैसे लिखते हैं, ये कहाँ लिखी जाती है, ये आपकी CSS में लिखी जाती है, और लिखते कैसे हैं, @ से स्टार्ट करते हैं, मीडिया कीवर्ड है, फिर अंदर हम बताते हैं मिनिमम विड्थ 1200 पिक्सल, ठीक है। 1200 पिक्सल से लेके उससे ऊपर जितनी भी स्क्रीन साइज बड़ा है, यानी 1200 पिक्सल मिनिमम लगाया है ना, मिनिमम, इससे ऊपर जितना भी स्क्रीन साइज है, ऊपर जितना भी ज्यादा बड़ा है, चाहे वो बड़ी LCD के ऊपर ही डिस्प्ले हो रहा है, उसके लिए यहाँ आप यानी इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप सारी CSS लिखेंगे, सारी CSS इनके अंदर लिखेंगे, और फिर मीडिया क्यूरी दूसरी लगाई है, मिनिमम विड्थ 992 और मैक्सिमम 1199, यानी 1200 से तो ये CSS शुरू होनी थी ना, तो 1199 से 992 के दरमियान जिन स्क्रीन का साइजेस होगा दैट्स मोस्टली जो है ना वो आपके लैपटॉप्स, वो ये वाली CSS चलेगी। फिर
992 तक तो यहाँ पे चलेगी ना। 991 से लेके 768 पिक्सल की स्क्रीन जो है, स्क्रीन साइज जो कि आपके आ जाते हैं टैबलेट, उनके लिए ये CSS चलेगी। ठीक है, CSS अलग कर दे हर तरह की स्क्रीन साइजेस के लिए। अच्छा, उसमें ऐसा नहीं होता कि हमें CSS की हर चीज चेंज करनी पड़ती है, वो मैं आपको बताती हूँ। फिर इसी तरह से लास्ट पे 760 मैक्सिमम विड्थ 767, 768 पे तो ये वाली मीडिया क्यूरी चलेगी ना, 767 पे ये। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे ही हम ये वेब पेज लोड करते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि हमारी व्यू पोर्ट, ये टैग लगाना जरूरी है, हमारी व्यू पोर्ट कौन सी है। ठीक है, यानी स्क्रीन का साइज गेट होता है और फिर उस हिसाब से मीडिया क्यूरी चलती है। अगर आपने मोबाइल फोन पे कोई वेबसाइट ओपन की है ना, तो ये वाली CSS चलेगी, ये बाकी सारी नहीं चलेंगी, बाकी सारी नहीं चलेंगी। अगर आपका स्क्रीन साइज जो है ना वो टैबलेट का है तो ये वाली CSS चलेगी, बाकी सारी नहीं चलेंगी। ये सबसे आसान तरीका है और सबसे इफेक्टिव वे भी है मीडिया क्यूरी लगाना। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हर साइज के लिए हम अलग लिखते हैं। ठीक है, अब मैं वो आपको वो पेज दिखाती हूँ कि उसको कैसे बनाया गया था रिस्पॉन्सिव, वो जो 2 पेजेस थे। आप अब ये देखिएगा, इस पेज को भी हमने देखा ना कि ये रिस्पॉन्सिव था, इसके अंदर मीडिया क्यूरी यूज हुई है। ये रिस्पॉन्सिव है, ये अपना लेआउट खुद ही सेट कर लेता है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग नहीं आने देता, प्लस कंटेंट्स को स्कैटर्ड भी नहीं होने देता। ठीक है, अब जरा इसे देख, इस तरह का पेज तो डिजाइन अब आप कर लेंगे। अब मीडिया क्यूरी देखें क्या लगाई हुई है। सबसे पहले हेड सेक्शन में देखें आप, वही मेटा का टैग सेम एज इट इज। नीचे स्टाइल में देखें आप, वो प्रॉपर्टी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, जो कि लगाने। उसके बाद देखें अभी मीडिया क्यूरी कोई भी नहीं है, सीधी आपकी CSS है, हाइट विड्थ वो फ्लोट किया हुआ है चीज़ों को, ये सारा। ठीक, ये यहाँ तक ये आपकी CSS है। अगर आप साथ पेज को भी देखते जाएं तो इसमें आपके पास आपका हेडर है। ठीक है, आपके पास ये हेडर जिसको आइकॉन बनाया हुआ है। फिर आपके पास ये आपका मेन है, राइट है और फुटर है। ठीक है, वही चीजें जो यहाँ पे हुई हैं, मेन राइट, ठीक है, और ये अबाउट को फुटर बोला हुआ। ठीक, ये आपकी सारी चीजें। अब किया क्या है, सेम एज इट इज ये वो पूरा पेज टोटली डिजाइन हुआ है। फुटर इधर आना चाहिए, फिर ये राइट सेक्शन इधर होना चाहिए, मेन इधर होना चाहिए, हेडर इधर होना चाहिए। यानी ये पूरा पेज जो है ना वो एज इट इज CSS से डिजाइन कर लिया जैसे होना चाहिए ये। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम जब पेज डिजाइन किया था फ्लोट का, तो आपको याद होगा कि हमने ये वहां पे ये चीजें ऐसी मेंशन की थी। ये डिजाइन हो गया पेज। अब नीचे ये मीडिया क्यूरी लगाई हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या लगाया हुआ है, ऑल स्क्रीन साइजेस पे यही चलेगा, ऑल स्क्रीन साइजेस पे। लेकिन जैसे ही स्क्रीन साइज जो है ना वो 620 से कम हो, 620 से फॉर मोबाइल फोन्स लगाया हुआ है, तो क्या हो, मेन्यू मेन और राइट ये 3 क्लासेस पिक की हैं। ये 3 क्लासेस कौन कौन सी थी, मेन्यू ये वाली, मेन ये वाली क्लास, यानी ये वाला डिव जो है इसका नाम मेन्यू है, ये वाला डिव जो है पूरा इसका नाम मेन है, और ये वाला डिव जो है ये पूरा राइट है। इन तीनों को उठा के क्या कर दिया, इनकी विड्थ क्या कर दी है 100%, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ और थी। राइट की देख लें, विड्थ पहले क्या थी 20%, मेन की क्या थी 60%। ठीक है, और इसकी क्या थी 20 40 और ये 60, यानी टोटल स्क्रीन के ऊपर ये तीनों मिलके क्या कर रहे थे, ये तीनों मिलके टोटल स्क्रीन के ऊपर 20 60 और 20, ये 20 40 और 60 100% विड्थ थी इनकी। ठीक है, टोटल स्क्रीन के ऊपर। लेकिन मीडिया क्यूरी नीचे क्या लगाई है कि जैसे ही स्क्रीन साइजेस यहाँ टच हो 620 पिक्सल, इन तीनों को क्या कर दो, विड्थ 100% कर दो। सिर्फ इतनी सी एक लाइन लिखने से ये क्या हो गई है, ये रिस्पॉन्सिव हो गई है। यानी जैसे ही स्क्रीन साइज आपका, जैसे ही स्क्रीन साइज आपका क्या हो कम, अब ये देखें
जैसे ही स्क्रीन साइज कम हो, ये तीनों अपनी विड्थ क्या कर लें 100%, और मोस्टली हम इसी तरह लगाते हैं, तीनों क्या कर लें विड्थ 100%। तो क्या हुआ कि वो एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन जाती है। और देखें, और कोई भी इसमें कोई जादू नहीं है, बस एक मीडिया क्यूरी जो है ना वो इसमें लगाई है, ठीक है। क्योंकि ये आप देखें कि ये एक ही जगह पे स्क्रीन साइज चेंज कर रही है, एक ही जगह पे, ठीक है, बाकी सेम रह रहा है, बाकी कोई नहीं। हाँ, अगर आपका पेज ऐसा है जो इस तरह, जब आप इतना साइज करते हैं, इतना साइज करते हैं तब भी वो स्कैटर्ड होता है, तो फिर आप एक मीडिया क्यूरी और ऐड कर लें, ठीक है। आप इसको नीचे ले आए, इन दोनों को आमने सामने ले आए, या जैसे ही आपने पेज का लेआउट सेट करना है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है कि इतने स्क्रीन साइज पे कुछ नजर आए, इतने स्क्रीन साइज पे कुछ नजर आए, इतने पे कुछ नजर आए, इतने, तो जितनी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी आप मीडिया क्यूरीज क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये मीडिया क्यूरी क्या करती हैं, आपके पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज होती हैं। सेम ये इस पेज के ऊपर आप देखें, ये पेज जो क्या कर रहा था, इसमें भी सेम ऐसे यही काम हुआ होगा कि ये वाला डिव, ये वाला, जिन्होंने पहले जो है वो तीनों ने मिलके 100% विड्थ कंज्यूम की हुई है और तीनों को फ्लोट किया हुआ है, फिर जैसे ही स्क्रीन साइज इतना होगा, तीनों को 100% कर दिया होगा, तीनों को 100%, ठीक है। लेकिन चूंकि साइज कम हो गया ना स्क्रीन का, तो उसी स्क्रीन का 100% होगा। ये काम वो मेटा का टैग करता है, ठीक है, कि जो स्क्रीन का साइज है 100% का मतलब है कि वही 100%, ना के बनाने के टाइम का 100%। अब इसके कोड को भी ओपन करके जस्ट मीडिया क्यूरी में आप इसमें भी देखें तो स्टार्ट वही, ये व्यू पोर्ट का टैग और ये बॉक्स साइज इन बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी, और मीडिया क्यूरी ये ऐड हुई, ठीक है। क्या किया इसने, ये डॉट कॉलम्स डॉट साइड डॉट कॉलम डॉट मिडल, इन दोनों को विड्थ क्या कर दी आपकी 100% कर दी है, ठीक है। यानी ये जस्ट यहाँ पे ऐड हुआ होगा, बस और कुछ भी नहीं, ठीक। तो अपनी जैसे ही 600 पिक्सल से कम स्क्रीन टच होती है 600 पिक्सल से, तो फौरन आप अपनी चीज़ों की, जिस चीज़ को भी आपने मूव कराना होता है उसको क्या कर लेते हैं आप, उनकी विड्थ को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आपकी क्या होती हैं, मीडिया क्यूरीज, ठीक। फिर ग्रिड है, ग्रिड जो है ना वो इसको मैं जो है ना वो प्रॉपर एक पूरी क्लास में कराऊंगी बना के, ये ग्रिड नहीं मैं। उसके बाद CSS एनिमेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। CSS की एनिमेशन प्रॉपर्टी मतलब पहले हमने जो है वो बिल्ट इन 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में, जिसमें हमने स्केल, रोटेट और इस तरह से एक दो और थी वो पढ़ी थी। आज इसके अंदर भी बिल्ट इन प्रॉपर्टी भी है एनिमेशन के नाम से, एनिमेशन के नाम से, ठीक है। यानी प्रॉपर्टी का नाम ही एनिमेशन है। ये प्रॉपर्टी 3 पैरामीटर्स ले रही है। माय मूव, ये की फ्रेम का नाम है। जैसे आप कोई पता हो ना, जब आपने कोई फंक्शन लिखा होता है तो आप फंक्शन को कॉल करते हैं उसके नाम से, ठीक है, फंक्शन को कॉल करते हैं उसके नाम से। यहाँ एनिमेशन प्रॉपर्टी जो है वो की फ्रेम लेती है, की फ्रेम, ठीक है। ये हमने उसे की फ्रेम को क्या किया हुआ है, कॉल किया हुआ है, कॉल, जैसे एक फंक्शन को कॉल करते हैं, ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। नेक्स्ट ये लेती है टाइम, कि टाइम कितना लगना है, ठीक है। और नेक्स्ट ये लेती है कि क्या आप इसे एक टाइम चलाना चाहते हैं, 2 टाइम, 3 टाइम। यानी अगर मैं इसे यहाँ पे लिखूंगी ना 1, तो जस्ट ये मेरी एनिमेशन एक ही दफा चलेगी, वो एनिमेशन जो मैंने यहाँ डिफाइन की होगी। जैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, यहाँ मैंने उसे कॉल किया हुआ है उस एनिमेशन को, जस्ट कि ये एनिमेशन जो है ना वो 5 सेकंड के अंदर हो, काम करे और एक ही दफा चले। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगी तो 2 दफा चलेगी, अगर मैं यहाँ पे इनफाइनाइट लिख दूंगी तो ये चलती जाएगी, ठीक है। ये कभी भी स्टॉप नहीं करेगी, ये चलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमेशन का नेम आ जाता है, उसका ड्यूरेशन आ जाता है, ये आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, डिले अगर कोई लिखना है तो मोस्टली हम ये 3 ही यूज करते हैं, यही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब आपने ये कैसे लिखना है, ये माय मूव, ठीक है। ये जैसे मैंने कहा ना कि आप फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ पे फंक्शन तो नहीं होते क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रामिंग तो है नहीं उस तरह से कि फंक्शन, यहाँ उस चीज को कहते हैं की फ्रेम, की फ्रेम,
की फ्रेम का कोई नाम होता है जिसे हम कहीं पे भी थ्रू आउट द CSS कॉल कर सकते हैं कि अब ये वाला काम चले, ठीक है। जैसे मीडिया क्यूरी होती है ना आपकी, मीडिया क्यूरी जैसे लिखते हैं @ से, वो क्या होती है, वो बताती है कि अब स्क्रीन साइज ये हो गया है, तो वो वाली मीडिया क्यूरी चल जाती है उस स्क्रीन साइज, जैसे ही स्क्रीन साइज वो होगा वो मीडिया क्यूरी चल जाएगी। इसी तरह जैसे ही माई मूव कॉल होगा, ये यहाँ पे आएंगे, हमारा माई मूव कॉल होगा तो क्या होगा, ये वाला की फ्रेम चल जाएगा, की फ्रेम से बोलते हैं, ठीक है, ये चल जाएगा। ये की फ्रेम कैसे लिखते हैं, @ की फ्रेम कीवर्ड है, ये एज इट इज लिखना है आपने। हाँ, ये नाम आप चेंज कर सकते हैं, माई मूव, ये ऐसे ही है जैसे फंक्शन का नाम होता है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे जो भी रखा हुआ है वही आप यहाँ यूज कर लें, ठीक है। ये नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। और अंदर आप बता सकते हैं कि आपने किसी भी चीज को मूव कराना है, ठीक है। यानी ये पहले तो था ना, हमने स्केल प्रॉपर्टी यूज कर ली थी, ठीक है, जिसमें हमने x एक्सिस और y एक्सिस, ये स्केल प्रॉपर्टी हम खुद बना रहे हैं। यहाँ पे हम उसे बता रहे हैं कि टॉप 0 से टॉप 200 तक मूव कर जाओ, यानी पहले आपके टॉप में 0 था, अब आपके टॉप में 200 ऐड हो जाए तो वो टॉप से 200 चीज मूव कर जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको इसका कोड भी हुआ होगा, एनिमेशन विद की फ्रेम, पहले चेक कर लेते हैं कि यही कोड हुआ हुआ है। हाँ, ये देख, ये एक H1 है, H1 को क्या किया हुआ है, ये एक डिव है, डिव को क्या किया, H1 तो सिर्फ हेडिंग दी हुई है, डिव को क्या हुआ है, डिव को हाइट दी हुई है, विड्थ दी हुई है, बैकग्राउंड कलर दिया है। अच्छा, ये चीज अब याद रखनी है, क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर जब आप एनिमेशन लगाते हैं तो उस चीज की पोजीशन रिलेटिव या एब्सोल्यूट रखें, क्योंकि डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है, स्टैटिक, वो फिर रन टाइम पे मूव नहीं करेगी, ठीक है, रन टाइम पे मूव नहीं करेगी क्योंकि डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है, स्टैटिक। तो आपको ये की फ्रेम्स लगाने के लिए जिस भी चीज को मूव करना है उसकी पोजीशन को क्या रखना है, रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट, ताकि आप उसे क्या करवा सके, मूव करा सके। अगर आप ये नहीं करवाएंगे तो आपकी ये की फ्रेम्स नहीं चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने लगाया एनिमेशन, माई मूव 5 सेकेंड 1, यानी ये की फ्रेम चलेगा, 5 सेकंड के अंदर काम पूरा करेगा अपना और एक ही दफा चलेगा, ठीक है। जैसे ही ये चीज चलेगी क्या होगा, ये कॉल होगा, ठीक है, जैसे फंक्शन कॉल होता है। अब इसने क्या किया, फ्रॉम टॉप, ये इसमें वही 4 चीजें लिखी जाती हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, या आप कोई कलर चेंज कराना चाहते हैं उसका, बैकग्राउंड या टेक्स्ट का साइज, जो भी आप चेंज कराना चाहते हैं, टॉप 0 पिक्सल से टॉप 200 पिक्सल, ठीक है। अब ये करेगा क्या, जैसे ये देखिए, एक ही दफा चल के बस, अब दोबारा नहीं चलेगा, इसलिए क्योंकि वहां पे 1 लगाया हुआ था ना। पहले इसका जो टॉप था ना वो 0 पिक्सल था स्टार्ट में, एनिमेशन के एंड होने पे इसका टॉप के अंदर कितना ऐड हो गया, 200। जब टॉप में 200 ऐड होगा तो ये नीचे को मूव करेगा ना, नीचे को मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको वो रिलेटिव जब हमने करवाया था तो उसका याद होगा बड़ी अच्छी तरह कि टॉप 0 लिखने से जब हमने उसे कहा था कि टॉप 200, तो वो अपनी करंट पोजीशन से 200 मूव कर गया था टॉप से, तो इसने भी वही किया, अपनी करंट पोजीशन से 200 मूव कर गया, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या थी, रिलेटिव। लेकिन ये फौरन ये जो है वो एनिमेशन से मूव किया है, ठीक है, एनिमेशन से मूव किए। वहां क्या होता था, जब हम टॉप लिखते थे तो वो हमें यहाँ नजर आता था, एनिमेशन से मूव करता हुआ नजर नहीं आता था, ठीक है। यानी अब हमें ये स्क्रीन के ऊपर मूव करता हुआ 0 से 200 मूव करता हुआ नजर आता है। और अगर हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो आपको पता है कि ये 2 दफा जो है ना ये अभी एनिमेशन चलेगी और फिर स्टॉप हो जाएगी। अगर आप इसको मजीद स्लो करना चाहते हैं तो आप यहाँ टाइम की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, अगर आप इसको फास्ट करना चाहते हैं तो आप कम कर देंगे। अब देखें 2 दफा चल के बस, और अगर मैं यहाँ पे इनफाइनाइट लिख दूंगी तो ये बार बार चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपने अपनी मर्जी से एनिमेशन बना लेनी है। ये आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं, ये कुछ यहाँ पे
ये की फ्रेम्स के बारे में वही डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे ये देखें, ये भी एक की फ्रेम लिखा हुआ है। ये क्या है? अब ये जो 0-25 लिखे हुए ना, ये 0-100%, ये आपकी उस टाइम की डिवीजन है। When the style change will happen in percent or with the keywords from and to, which is same 0 and 100. ठीक है, from का मतलब है 0%, to का मतलब है 100%. ठीक है, यानी जब एनिमेशन स्टार्ट हो दैट्स मीन 0%, एनिमेशन का 0%, टाइम समझ लें, टाइम का 0%, और टू का मतलब होता है 100%, यानी मैं आप यहाँ पे फ्रॉम की जगह 0% या 100% लिख दूंगी ना, तब भी ये सेम काम करेगा। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमने 2 से ज्यादा वैल्यूज देनी हो कि 0% यानी टाइम जब शुरू हो ना तो वो ये टॉप 0 पिक्सल हो, जब टाइम 25% हो जाए ना, यानी टाइम जितना हमने मेंशन किया उसका 25%, तो उसका टॉप इतना हो जाए। जब टाइम 50% हो जाए तो टॉप इतना हो जाए। जब टाइम 75 तो इतना इतना। इस तरह से आप 0, 10, 20 जितने ज्यादा आप चीजें चेंज करना चाहते हैं, यानी जितने टाइम इंटरवल्स के बाद आप कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं, ये वो टाइम इंटरवल्स हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 ही थे तो फ्रॉम टू लिख लिया, हालांकि आप यहाँ पे 0% और 100% भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये आपने ये, अब इसको देखिएगा, ये टॉप मूव हुआ फिर नीचे। ठीक है, इसमें वही लिखा हुआ होगा जो स्लाइड्स में मैंने मेंशन किए। ये देखिए, अब इसमें 4 मेंशन है, पहले 0 पे आए, फिर 200 यानी काफी नीचे चला जाए, फिर 50 पिक्सल, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा नीचे आए। ठीक है, तो ये 4 दफा जो है ना वो अपनी पोजीशन टॉप से ही चेंज कर रहा है, पहले फुल नीचे आया, फिर 50 ऊपर गया, फिर 100 नीचे आया, ये इस तरह से। और ये इनफाइनाइट लिखा हुआ है तो ये चलता ही जाएगा। ठीक है, बार बार। ठीक, इसी तरह से आप जरूरी नहीं कि सिर्फ आपने टॉप से ही चेंज करना है, आप बॉटम, लेफ्ट, राइट से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखें, जरूरी नहीं, आप बैकग्राउंड कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है टॉप 0% हो और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए और उसकी विड्थ भी इतनी हो स्टार्ट में, एनिमेशन के स्टार्ट होने पे। फिर जब 100% हो जाए एनिमेशन तो उसका टॉप यानी वो 0 से 200 तक चला जाए, उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए और उसकी विड्थ भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो आप ज्यादा सारी चीजें चेंज करवा सकते हैं। आप यहाँ पे क्या चेंज हुआ हुआ है, यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट जब करे तो बैकग्राउंड कलर रेड हो और लेफ्ट से 0 पिक्सल मूव करे और टॉप से भी 0। नेक्स्ट जो है ना 25 पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए और लेफ्ट से और टॉप से, यानी टॉप 0 ही है, लेफ्ट में 200 है, तो एनिमेशन इधर आएगी, यहाँ आ जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगी। फिर लिखा हुआ है टॉप उधर ही रहे, लेफ्ट उधर ही रहे और टॉप मूव कर जाए, फिर वो नीचे आ जाएगी। मतलब एनिमेशन ऐसे चलेगी, इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर। ठीक है, ऐसे मूव कराया हुआ है। ठीक है, अब अगर आपको ये समझाना हो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक एलिमेंट, अब ये गौर कीजिएगा, जो यहाँ पे है, बॉक्स ले लेते हैं, टाइम कितना रहता है मेरे पास, टाइम नहीं यहाँ पे आ रहा। कोई सुन रहा है मुझे? काफी देर से कोई आवाज नहीं आई। यस मैम। यस मैम। अब ये यस एक, मैम। अच्छा ठीक है, अब ये एक समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसकी कैसे। अब सबसे पहले लिखा हुआ है लेफ्ट 0 और टॉप 0, इट्स मीन ये यहाँ पे है, समझ लें। ठीक है, स्टार्ट में। उसके बाद लिखा हुआ है कि जैसे 25% हो तो टॉप 0 ही रहे और लेफ्ट 200, तो ये एलिमेंट मतलब आगे समझ ले 200 इधर है, ये एलिमेंट यहाँ से इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 50 पे देखें क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट चेंज नहीं हो बल्कि टॉप 200। जब टॉप में 200 ऐड होंगे ना तो ये एलिमेंट नीचे को आ जाएगा। ठीक है, टॉप में 200 रिलेटिव की वो अपने जहन में रखे ना, रिलेटिव के टॉप में 200 ऐड होगा तो रिलेटिव इधर मूव कर जाएगा। फिर
75 पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट 0, लेफ्ट सॉरी ये 50% पे नहीं, टॉप 200, ठीक है। अब इधर देखें, लेफ्ट लेफ्ट पहले क्या था 200, अब लिखा हुआ लेफ्ट 0 पिक्सल हो जाए, ठीक है, लेफ्ट 0 पिक्सल हो जाए, यानी जहां इसकी करंट पोजीशन थी ना, लेफ्ट दोबारा से 0, लेफ्ट में कितना ऐड हुआ था 200, तो लेफ्ट से दोबारा वापस ले लेंगे हम, तो ये एलिमेंट यहां से इधर आ जाएगा। कुछ बच्चे जब मैं क्लास में पढ़ा तो बच्चे कहते हैं ये इधर आएगा, ये इधर नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ तो तब होगा जब उसके लेफ्ट में भी 0 होगा और टॉप में भी 0 होगा। अभी उसके टॉप में 200 है, लेफ्ट में 0 है, तो वो यहाँ लेफ्ट वाली लोकेशन पे वापस आ जाएगा, और टॉप में 200 है उसके पास, तो वो नीचे ही रहेगा एलिमेंट। हाँ 100% पे जब हमने उसका लेफ्ट भी 0 कर दिया, टॉप भी 0 कर दिया, वो अगेन इस पोजीशन पे आ जाएगा, अगेन दोबारा यहाँ पे। ये क्लियर हुई है बात ये वाली? यस मैम। अब देखें, अब ये जो लिखा हो ना एनिमेशन डायरेक्शन अल्टरनेट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पहले अगर हम ये नहीं लिखते तो ये 0 से 100 जाता है, फिर दोबारा 0 से 100 जाता है, फिर दोबारा 0 से 100। अगर हम इसकी डायरेक्शन को अल्टरनेट लिखते हैं तो पता क्या होता है, 0 से 100 जाएगा, फिर 100 से 0 जाएगा, फिर 0 से 100, फिर 100 से वापस 0, ठीक है, बार बार 0 से 100 नहीं होगा। अल्टरनेट का मतलब ये होता है। अब ये रन करते हैं तो काफी हद तक चीजें क्लियर होती है। ये देखिए, पहले इधर मूव किया, अब नीचे, फिर इधर मूव करेगा, फिर ऊपर, अब अल्टरनेट में ये देखिए दोबारा उधर से वापस। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज को किसी भी जगह पे मूव करा सकते हैं, और उनके कलर, साइजेस, मतलब कुछ भी चेंज कर सकते हैं। और उनको आपने एक दफा मूव कराना है, एक दफा मूव कराएं, बार बार 2 दफा 3 दफा, जैसे मर्जी, ठीक है। तो अपनी किसी भी एलिमेंट को अपनी मर्जी की जगह पे मूव कराने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, की फ्रेम, की फ्रेम्स इन्हें बोलते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रह गई है, हमारे पास CSS में रह गई है ग्रिड। और ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप पूरे पेज को डिजाइन कर सकते हैं ग्रिड के साथ, ठीक है। उसमें फिर हमें, और उसमें बहुत सारी चीजें आपकी जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगी। आपके इश्यूज, जो कि चीजें मेरी जगह पे नहीं आती, फ्लोट लगाने से इश्यूज आते थे, ठीक है। तो आजकल लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो फ्लैक्स और ग्रिड है, ठीक है। फ्लैक्स नहीं, हमारे सिलेबस में तो ग्रिड भी नहीं है वैसे। अगर आप सिलेबस देखें ना अपना, तो आपके सिलेबस में ग्रिड नहीं है, इसलिए कि जब आपका सिलेबस डिजाइन हुआ था ना उस टाइम पे ग्रिड होती ही नहीं थी, और ये उसके बाद अपडेट ही नहीं हुआ, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी जी इंडेक्स पढ़ लेते हैं, फिर वाइंड अप करके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ग्रिड से मैं पूरा पेज डिजाइन करना सिखाऊंगी, तो ग्रिड भी आपका क्लियर हो जाएगा और CSS वाइंड अप हो जाएगी। जी इंडेक्स क्या होता है आपके पास? आप जब कोई टेक्स्ट लगाते हैं और आप चाहते हैं कि इमेज जो है वो टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे चली जाए, ठीक है, या इमेज नहीं कोई भी और चीज है जिसे आप बैकग्राउंड पे ले जाना चाहते हैं, तो आप उसके जी इंडेक्स की वैल्यू को -1 कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज द इमेज हैज अ जी इंडेक्स ऑफ -1, इट विल बी प्लेस्ड बिहाइंड द हेडिंग, ठीक है। तो ऊपर H1 लगाया हुआ है, नीचे आपने इमेज इसके बैकग्राउंड पे लेके जाना चाहते हैं, तो इमेज को आप क्या कर देंगे, जी इंडेक्स -1, ठीक है। अब ये देखें हुआ कैसे है, ये सिंपल एक इमेज लगाया हुआ है, ठीक है, और पैरा ये हेडिंग दी हुई है, ठीक। और इमेज को हमने क्या किया है, इमेज को हमने पोजीशन एक तो चेंज उसकी एब्सोल्यूट रखी है, हाँ उसकी पोजीशन भी आपने चेंज रखनी है, ठीक है। अगर आप उसे मूव कराना चाहते हैं, अगर आप उसे मूव नहीं कराना चाहते, जहां वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है वहीं पे आए, तो फिर आपको इसकी ये पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो थोड़ा सा आगे था, तो हमने उसे कहा कि तुम लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर डिस्प्ले हो, वहीं से फिर मेरी हेडिंग होगी, ठीक है। ये फिर करंट से, और हमने इमेज को क्या कह दिया, जी इंडेक्स -1। जब इसको जी इंडेक्स -1 दे दिया है तो ये बैकग्राउंड पे चला जाता है, यानी नॉर्मल फ्लो से अपनी पोजीशन छोड़ देता है, और हेडिंग बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर आ जाती है, ठीक है। ये हेडिंग में तो बाय डिफॉल्ट ही लेफ्ट साइड से टॉप से स्टार्ट होना है ना, तो हेडिंग वहां से स्टार्ट हो जाती है और इमेज उसके बैकग्राउंड पे। अगर ये दोनों चीजें आपने यहाँ कहीं डिस्प्ले करवानी होती, तो फिर आप क्या करते हैं, दोनों को पोजीशन एब्सोल्यूट दे के,
ठीक है, दोनों को इस जगह पे ले आते और फिर इमेज को जो है ना z-1 भी दे देते, तो इमेज जो है वो क्या होता, किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे। ये अक्सर ऐसा होता है ना कि हमने लोगो लगाया होता है पीछे और लोगो के ऊपर ही हम अपनी कंपनी का टाइटल जो है वो हल्का सा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं कि बैकग्राउंड पे लोगो हो और ऊपर टाइटल, तो फिर वो इमेज को हम क्या करते हैं z-1 दे देते हैं, इमेज बैकग्राउंड पे चला जाता है। और कोई ऐसी चीज जो रह गई हो, ये फॉर्म में आपको पता है कि आप बॉक्सेस, ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इनके बैकग्राउंड पे भी कलर्स असाइन कर सकते हैं। आज टाइम नहीं खत्म हुआ, हैरत की बात है। ये आपके बटन हॉवरेबल बने हुए हैं, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या किया हुआ है, बटन्स को बैकग्राउंड कलर वाइट दे के उनको बॉर्डर जस्ट दिया हुआ है, और ये, और फिर उनके ऊपर जब लेके आते हैं ना तो फौरन कलर चेंज नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ट्रांजिशन से चेंज होता है। ट्रांजिशन का मैंने आपको बताया था ना, कहाँ पढ़ा था हमने, जब हमने वो पढ़ी थी, स्केल पढ़ा था, जूम इफेक्ट पढ़ा था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ के इफेक्ट को अगर आप किसी खास स्पीड से देखना चाहते हैं तो आप ट्रांजिशन लगाएंगे। ये वो ट्रांजिशंस लगी हुई जिससे मतलब इफेक्ट अच्छा आ जाता है, फौरन कलर चेंज नहीं होता। ठीक है, और बस ये काफ़ी कुछ, ये तकरीबन सारा कुछ हो गया हमारा CSS का। बस आपके पास रह गया है ग्रिड। अच्छा, ये तो डिज़ाइन चल रहा था, तो